Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसे है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। आज का स्पेशल डे क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। पहले क्या होता था, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, उनकी खरीद बेच की जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था, अंधाधुंध काम करवाया जाता था, काफ़ी बार तो खाना भी नहीं दिया जाता था। और अगर वो स्लेव्स मर भी जाते थे तो लोगों को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था, उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब होती थी। तो उसका एबोलिशन किया गया, बाद में ख़त्म किया गया उसको। हालांकि अमेरिका के अंदर आज़ादी के 100 साल के बाद में ये ख़त्म हुआ था। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसका ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन साउथ अमेरिका के अंदर क्या था, वहाँ पे ज़्यादातर क्या रहता था, खेती की जाती है। तो वहाँ पे स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से वहाँ के लोगों ने इसे हटाने से मना कर दिया था, और इसी वजह से स्लेव्स को आज़ादी 100 साल के बाद मिली, अमेरिका के आज़ाद होने के बाद। और सबसे ज़्यादा इसके शिकार हुए हैं अफ्रीकन लोग। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ में देखते हैं, इनमें से कौन सा इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ये बताना हमें। हमारे ऑप्शन हैं दिल्ली मुंबई हाईवे, मुंबई बेंगलुरु हाईवे, चेन्नई हैदराबाद हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। इसके ऊपर क्या किया गया है? इसके ऊपर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इनको किसी के द्वारा लगाया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम भेल बुलाते हैं, उसने फेम इंडिया स्कीम के थ्रू इसको लगाया है। फेम की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिसिटी ई व्हीकल इन इंडिया। ये स्कीम किसके अंदर काम करती है? हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ये चार्जिंग स्टेशन है, ये कहाँ पे लगाए गए हैं? करनाल लेक रिजॉर्ट के ऊपर, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मिड पॉइंट है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे का। और इसके अंदर क्या किया गया है? इलेक्ट्रिक, हर तरह की इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके लिए, जो कि करंटली कंट्री के अंदर चल रही हैं, उनको चार्ज करने के लिए जो स्टेशन हैं वो लगाए गए हैं। ये जो सिमिलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स हैं वो रेगुलेट किए गए हैं, मतलब कि इसी तरह के और भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं वो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं पूरी हाईवे के ऊपर, ताकि लोगों के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाने के लिए, जो भी ये होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी दूरी तक तय नहीं कर पाएगा, चार्ज नहीं हो पाएगा, सो उसको दूर करने के लिए, उस हेजिटेशन को हटाने के लिए और इंटर सिटी ट्रैवल करने के लिए भी प्रमोट किया जा रहा है इसे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा आइसलैंड है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ता है। ऑप्शन हैं ग्रीनलैंड, मालदीव्स, क्रोजेट आइसलैंड और पलवान। और ये यहाँ पे पोलर बियर भी रहता है। अभी बताना हमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ग्रीनलैंड के अंदर रहता है ये। मालदीव्स है, मालदीव्स तो पहले ही कट गया, और पालवान है वो फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है। तो ये दोनों तो पहले ऑप्शंस कट जाते हैं, तो हमारे ऑप्शन समझते हैं क्रोजेट आइसलैंड और ग्रीनलैंड। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ग्रीनलैंड। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। और ये क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्नोफॉल होता है उसकी जगह पे बारिश हुई है, ये सीधा सीधा बताता है कि इसकी वजह से टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। और साइंटिस्ट के द्वारा एक खोज की गई है जिसकी वजह से पोलर बियर को भी खतरा है, क्योंकि अगर जो पानी है वो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी बर्फ़ की, और बर्फ़ की मेल्टिंग होगी तो वो वाटर कहाँ पे जाएगा? वो ओशन में जाएगा, और उसकी वजह से सी लेवल वो राइज़ होगा, और सी लेवल राइज़ होगा तो जो आइलैंड्स हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह से ये पोलर बियर हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, वो भी फिर शहरों की तरफ, जो रिहायशी इलाका है वहाँ तक भागना शुरू करेंगे। तो इस वजह से लोगों को भी खतरा है, आइलैंड की, और जो जानवर हैं उनको भी। ग्रीनलैंड की लोकेशन देखते हैं। ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आप ये आर्कटिक ओशन देख सकते हैं और ये अटलांटिक ओशन देख सकते हैं, इसके बीच में लोकेटेड है। पहली बार ये रिकॉर्ड किया गया ग्रीनलैंड के अंदर कि यहाँ पे स्नोफॉल की जगह पे रेन हुई है। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता हुआ पाया गया है। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो पिछले 10 साल से भी कम टाइम के अंदर 3 बार बढ़ चुका है। ये इवेंट है, इसके द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि एविडेंस है कि ग्रीनलैंड है वो गर्म हो रहा है। ग्रीनलैंड का साइज़ 2/3 साइज़ है इंडिया के साइज़ से। ऑलरेडी यहाँ पे जो सीवियर मेल्टिंग इवेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। पिछले मंथ में भी हमने देखा था कि 8.5 बिलियन टन्स की जो सरफेस थी वो पिघल गई सिर्फ एक दिन के अंदर, जो कि पास्ट पिछले 3 दशकों में, जो पिछले दशक में तीसरा ऐसा इवेंट था। यूएन ने कोड रेड जो क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज़ की है इसी हफ्ते,
उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि जो इसका ग्रीनलैंड के अंदर जो पिछले 20 सालों में फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से ये इवेंट देखने को मिल रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2021 का जो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रिलीज़ किया गया है। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और चेन एनालिसिस के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये चेन एनालिसिस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसको देखते हैं। इंडिया की रैंक है इसके अंदर सेकंड रही है और पहले रैंक पे कौन रही है? वियतनाम। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, जबकि US, UK, चाइना जैसी कंट्रीज़ जो कि 2021 का जो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है उसके अंदर बताया गया है कि ये आगे रहने वाली कंट्रीज़ हैं, लेकिन वियतनाम और इंडिया इनसे भी आगे निकल गई हैं। ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है और इसके अंदर जो वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन है वो 880% बढ़ गया है जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच में। अगर हम चेक करते हैं तो एक यूएस बेस्ड जो रिसर्च प्लेटफॉर्म है फाइंडर, जिसका नाम है बोलते हैं, इसने इसी मंथ एक और रिपोर्ट है उसे रिलीज़ किया गया था। उसके अंदर बताया गया था कि जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसको अडॉप्ट कर रही हैं, वो सभी की सभी एशिया से बिलोंग करती हैं। इस कंपनी ने 47,000 यूज़र्स को लिया था वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 30% यूज़र्स थे वो इंडिया से थे। और उन्होंने बताया है कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बिटकॉइन है वो सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर कॉइन है इंडिया के अंदर। उसके बाद में रिपल, इथेरियम और बिटकॉइन कैश आते हैं। क्रिप्टो का एडॉप्शन इंडिया के छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स के अंदर भी पाए गए हैं। इसके अंदर लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ है कंट्री के अंदर। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर बात करें तो वाइजरेक्स के द्वारा बताया गया है कि 2648% ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अंदर जो साइनअप्स हो रहे हैं कौन सी सिटी से? टायर 2 और टायर 3 में। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? पार्टनर्स फॉर द लॉ इन डेवलपमेंट, जिसे हम PLD बुलाते हैं, इसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है चाइल्ड मैरिज प्रोसिक्यूशंस इन इंडिया के ऊपर। तो ये बताना है हमें, इसके बारे में पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, फिर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। टोटल 83 केसेस के बारे में देखा गया। टोटल 83 केसेस को देखा गया, जिनमें से 54 केसेस हैं वो देखने को मिले कि प्रोसिक्यूशन है चाइल्ड मैरिज के अंदर वो दुगना देखने को मिल रहा है। किसके कंपेयर में? जो एलोपेंट मतलब कि भागने के केसेस हैं, या फिर सेल्फ अरेंज मतलब कि खुद से शादी करने के केसेस हैं उनके अंदर, तो ये 65% देखने को मिल रहा है। सिर्फ 30% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अरेंज की जाती है चाइल्ड मैरिज, और साथ ही साथ जो 5% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर फोर्स्ड चाइल्ड मैरिजेस के केस निकल कर आए हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनर्स फॉर द लॉ इन डेवलपमेंट, जिसे हम PLD बुलाते हैं, ये दिल्ली बेस्ड लीगल रिसोर्स ग्रुप है जो कि इसके अंदर एनालिसिस किया गया है 83 हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स का, जिनके अंदर जो केस रिलेटेड हैं चाइल्ड मैरिज, जो कि 2008 से लेकर 2017 के बीच के केसेस हैं उनके अंदर। इसके अंदर बताया गया है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, वो कॉमनली भागने की केसेस के अंदर होती हैं, और चाइल्ड मैरिज के जो फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज मतलब कि ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं बच्चों की, उसके अंदर वो ज़्यादातर टाइम पे पनिशमेंट नहीं मिल पाती है उनको, वो अनपनिश्ड रह जाते हैं। ये स्टडी है इसके अंदर, उसके बारे में बताया गया है, इस स्टडी के अंदर बताया गया है। ये सिलेक्टेड एनालिसिस और जजमेंट का है जो कि जिनके अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड है ये केसेस, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 शामिल है, और इसके साथ साथ जो पोस्को एक्ट है मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का IPC का, इनको इंक्लूड किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर जब एनालिसिस किया गया तो उसमें पता चला है कि जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, उनको के द्वारा ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं जिनके अंदर वो सामने निकल कर आ जाते हैं अपनी बच्ची के शादी को रोकने के लिए। लेकिन जो 7% हैं, सिर्फ 7% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर चाइल्ड मैरिज प्रोबेशन ऑफिसर्स के द्वारा स्टेप उठाए गए हैं, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शनरी हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है कि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सिर्फ 7% केसेस के अंदर निकल कर आया है कि उन्होंने स्टेप उठाए। ज़्यादातर केसेस में निकल कर आया है कि जो बच्चियाँ हैं उनके पेरेंट्स ने ये स्टेप उठाया है। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? पाइपलाइन के बारे में बताना है। ये इन्हेंस कर देता है हमारे शरीर के अंदर करक्यूमिन एब्जॉर्प्शन को। ये टर्मरिक को क्या देता है? जो हमारी हल्दी होती है जो हम डेली सब्जी में यूज़ करते हैं, उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? मल्टी वेरिएंट हीलिंग और
जो प्रोटेक्टिव पावर है वो दोनों ही ये प्रोवाइड करवाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हर किचन के अंदर, इंडिया के अंदर टर्मरिक को खाना बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। एक्चुअल जो टर्मरिक की स्लाइस होती है फिर टर्मरिक पाउडर है वो हर डे यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए हमारा खाना, जैसे कि हल्दी है, माजल है, पाशुपू है, अरिशना है, हलद है, जो कि 3% के आसपास होता है, जो एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिसे करक्यूमिन बुलाया जाता है, जो कि एक क्या है? पॉलीफेनल डेक्टोन है, और इसे ये एक स्टेरॉइड नहीं है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसके अंदर एक अनदर मॉलिक्यूल पाया गया है टर्मरिक के अंदर, जिसे पाइपराइन बुलाते हैं, जो कि एल्कलाइड होता है, जो मेनली पाया जाता है हमें ब्लैक पेपर के अंदर, जो कि हम हर रोज़ यूज़ करते हैं हमारी सब्जी के अंदर, हमारे खाने के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? HIV की जो वैक्सीन है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। फॉर्मली इसे mRNA 1644 बुलाया गया है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी B सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया जाता है। mRNA 1644 ये रेड ब्लड्स को हेल्प करती है कि वो प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज़ को किसके ऊपर इन्वेड करने के लिए, किसके ऊपर अटैक करने के लिए? वायरस ओनली। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वायरस नहीं है बल्कि बैक्टीरिया भी आएगा। मॉडर्ना, जो कि एक मैसेच्यूसेट्स बेस्ड अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने इंडिकेट किया है कि वो शुरू करने जा रही है ह्यूमन ट्रायल्स जो HIV वैक्सीन है, सितंबर से, मतलब नेक्स्ट मंथ से शुरू करने जा रही है। इसके अंदर सेम mRNA प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा जिसे कोविड-19 वैक्सीन के लिए यूज़ किया गया था, और इसके अंदर स्टिमुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडीज़, उनको और भी ज़्यादा तेज़ी से बनाया जाए, ताकि स्पेशलाइज्ड ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि सरफेस से अटैच होती हैं, जो हमारा HIV डिजीज़ होता है, जो कि जिनको एक्सेस कर ना पाना, जिस तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इस वैक्सीन को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले कुछ दशकों के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है कि HIV इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो HIV का एनवलप है, जो आउटर स्पेस होता है इसका, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त परत बनती आ रही है, और जो लैब बेस्ड और एनिमल टेस्टिंग है उसके थ्रू हमें इसके बारे में और भी समझने की, और भी आसानी से इसको एक्सेस कर पाने की, और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ऐसा ही इम्यूनोजन है वो EODZT60MER, ये डेवलप किया गया है इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, जिसे IAVI इन शॉर्ट बुलाते हैं, और उसके पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? तुंगभद्रा रिवर के बारे में बताना है। तुंगभद्रा रिवर है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि अरेबियन सागर के अंदर जाकर मिल जाती हैं। पंपा सागर डैम है वो भी इसके ऊपर बनाया गया है, और इसके अंदर जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? भादरा, हैदरा, वेदावती और तुंगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताने में? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा से क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये अरेबियन सी के अंदर नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती हैं। ये एक पवित्र नदी है सदर्न इंडिया के अंदर, जो कि कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश तक बहती है, और ये एंसेंट नेम इसका पंपा था, और इसी नाम के ऊपर इसका पंपा डैम भी बनाया गया है। ये रिवर अप्रॉक्सीमेटली 710 किलोमीटर लंबी है, जो कि 72,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई है। ये मोर और लेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बहती है, जिसके बाद में ये जाकर कृष्णा रिवर के अंदर मिल जाती है, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है। तुंगभद्रा डैम को पंपा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। एक ये मल्टीपर्पज़ डैम है जिसके अंदर तुंगभद्रा रिवर है वो, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर बना हुआ है, हॉटस्पेट के अंदर। ये किसके द्वारा बनाया गया है? थिरुमल्ली अयंगर के द्वारा 1953 के अंदर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है जिसकी हाइट है 11,000 फीट, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये बताने में? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तुम्हारा से क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। इसको देख लेते हैं। ये पार्क है ये डेवलप किया गया है 3 एकड़ एरिया के अंदर, जो कि माना विलेज के अंदर लोकेटेड है, और माना विलेज पंचायत के द्वारा इसे दिया गया है। ये किसके अंदर बनाया गया है, किसके अंदर काम करेगा? ये एक रिसर्च विंग बनाई गई है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ये पार्क है डेवलप किया गया है, 3 ईयर्स लगे इसके अंदर, और ये कौन सी स्कीम के अंदर बनाया गया है? कैंपा स्कीम के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। हर्बल पार्क है, इसके अंदर 40 स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं।
हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर जो अल्पाइन के अंदर रहती है, हिमालयन रीजन के अंदर, इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट के अंदर किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है, इंडेंजर्ड और थ्रेटन। और स्टेट जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसके अंदर भी इन स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड और थ्रेटन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनकी सर्वाइवल के लिए और इनकी जो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे इनोग्रेट किया है माना विलेज पंचायत के जो सरपंच है उनके द्वारा। इसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। आप एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला सेक्शन है इसका, उसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर स्पीसीज़ हैं वो बद्रीनाथ से एसोसिएटेड है, जो कि दूसरा नाम है किसका, जो हमारे भगवान विष्णु है उनका। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, बद्री तुलसी है, बद्री ट्री है, बद्री बेर है, पवित्र ट्री है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड है। और सेकंड सेक्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये डेडिकेटेड किया गया है कि इसको अष्टवर्ग स्पीसीज़ को। इसके अंदर ये ग्रुप है 8 हर्ब्स का, जिसके अंदर हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। और थर्ड सेक्शन है, इसके अंदर क्या किया गया है, ये सेसोदरा, ये कंप्राइज करता है ससूरिया स्पीसीज़ के साथ में, जिसके अंदर ब्रह्म कमल भी इंक्लूडेड है, जो कि स्टेट फ्लावर है किसका, उत्तराखंड का। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। फोर्थ सेक्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर अल्पाइन स्पीसीज़ है उनके साथ में जुड़ा हुआ है ये। इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि अतीश है, मेथाविशी है, मीठाविश है, चूरू है और वेनकाकड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को, PM कुसुम स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम के बारे में बताना है। ये है कि सोलर एग्रीकल्चर वाटर पंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो पहले से ग्रिड है जिसके अंदर एग्रीकल्चर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसे सोलर से लैस किया जाएगा। फिर इसके अंदर जो इसके थ्रू जो डिस्कॉम जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर कंजप्शन के लिए, उसके द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसके बर्डन को भी कम किया जाएगा। और इसके अंदर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसके अंदर बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, नहीं होगा, ए होगा। हमेशा यही लगता है आपको कि मैं सारे क्वेश्चन सही बताऊंगी। इसके अंदर ये स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसे हम PM कुसुम बुलाते हैं इन शॉर्ट। काफ़ी बार ये फुल फॉर्म्स भी दे दी जाती हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है कि डिसेंट्रलाइज किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को, सोलर एग्रीकल्चर वाटर पंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सोलराइजेशन किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है जो कि एग्रीकल्चर पंप से कनेक्टेड है। और फार्मर्स को लेस डिपेंडेंट बनाया जाएगा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर PM कुसुम के थ्रू। इसी तरह फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिसे हम डिस्कॉम्स बुलाते हैं, ताकि उनके अंदर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर के लिए उसको बर्डन को उसको कम किया जा सके। और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताना। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से हम NTPC लिमिटेड बनाते हैं। इसने रिसेंटली कंप्लीशन किया है एक लार्जेस्ट सोलर PV प्रोजेक्ट जिसके अंदर 25 मेगावाट रखी गई है इसकी पावर, इस इंडिया के एक रिजर्वायर के अंदर, जो कि कहाँ पे है, सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के अंदर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये इस तरह का पहला पावर प्रोजेक्ट है जो कि फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 2018 के अंदर लेकर आई गई थी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा C, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से NTPC बुलाते हैं। इसने कमीशन किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट, इंडिया के रिजर्वायर सेक्टर के अंदर, जो कि एक रिजर्वायर के अंदर जो कि सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सेटअप किया गया है फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 2018 के अंदर लाई गई थी। फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन एक यूनिक एंचरिंग डिज़ाइन है जो कि 75 एकड़ के अंदर फैला हुआ है RW रिजर्वायर के अंदर। ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये पोटेंशियल रखता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 लाख सोलर PV मॉड्यूल्स के थ्रू जनरेट की जाएगी। NTPC ने प्लान किया है एक और
एनटीपीसी के द्वारा और भी प्लानिंग्स की जा रही हैं, जिसके अंदर वो सेटअप करना चाहते हैं कि इसको हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड सिस्टम को एक पायलट बेसिस पे सिमयाद्री के अंदर 2000 मेगावाट का जो कोल बेस्ड सिमयाद्री स्टेशन है वो पहला ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था ओपन सी इनटेक के अंदर बे ऑफ बंगाल में। इसके अंदर ये फंक्शन है पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा है। और आपको बताना है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कब तक रखा गया है हाईएस्ट बनाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है पंजशीर वैली, ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, इजराइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है। ये अकेली ऐसी वैली है, यहाँ पे अकेला ऐसा प्लेस है जो कि तालिबानों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया है, और ना ही ये पहले जो सोवियत यूनियन के द्वारा अटैक्स किए गए थे इसको कवर करने की, कैप्चर करने की, वो उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ पे सिर्फ पंजशीर रिवर है, उसके थ्रू एक छोटा सा पॉइंट है, एक हल्की सी रास्ता है, हल्का सा रास्ता है, एक बहुत ही नैरो रास्ता है, उस रिवर के थ्रू ही वहाँ पे एंटर किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ये अकेली ऐसी वैली है जो अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है, जो कि एंटी तालिबान फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे रहा जा रहा है, जो कि गुरिल्ला मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स हैं जहाँ पे। पंजशीर, जैसे पंजशीर और पंजशीर मतलब कि ये अलग अलग स्पेलिंग्स भी रखी जाती हैं इसकी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो टोटल 34 प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनमें से एक है अब, जो कि पंजशीर वैली के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर है। रजाक एक प्रोविंशियल कैपिटल के रूप में काम कर रही है यहाँ पे। ये करंटली सेकंड असिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। ये अकेला एक ऐसा प्रोविंस है जो कि कंट्रोल किया गया है, जिसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तालिबान 2021 से ही। 50 किलोमीटर दूर है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे सीनियर मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी निकल कर आए हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमीरुल्लाह सिले, और जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, ये दोनों ही यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये नेचुरली डिफेंसेस हैं बिकॉज यहाँ पे जो हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं उनकी वजह से तालिबान है वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश 1990 से चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबानी ग्रुप हैं, तालिबान टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके द्वारा, और ना ही सोवियत के द्वारा इसके ऊपर कब्जा किया गया। इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 इनहेबिटेंट्स हैं, जो कि तजिक इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसकी लेकिन मेजोरिटी किसकी है तालिबान के अंदर? पश्तून्स की है। फिर ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर एक टीम है मरीन बायोलॉजिस्ट की, उसने डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज को मरीन ग्रीन एल्गी की। ये कहाँ से डिस्कवर किया गया ये बताना है आपको। वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, नीलगिरी हिल से, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से? तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।